Hello guys, welcome to another topic on my channel Mac MBBCG. Today's topic is about the basic medical informations, the values of some common things that everyone must know. कुछ common medical knowledge including its applications, a series of important topics that are outlined and are comprised of many basic clinical or non-clinical things that an individual must know, whether he or she is pursuing medical career or not. हर एक इंडिविजुअल को जानना जरूरी है बिकॉज इट्स नॉलेज फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर दोज परसुइंग MBBS. दैट्स अ मस्ट टू नो. सो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट सेविंग लाइफ. मेडिकल बेसिक्स. The related topics are about blood pressure, pulse rate, SpO2, that is our oxygen saturation of the body, temperature of the body, respiratory rate, blood sugar, hemoglobin, blood values, red blood cells, white blood cells, platelets, blood indices, lipid profile, BMI, electrolytes and serum parameters. We will be knowing the normal values and the abnormal values in this topic. And today we're gonna discuss about all of this. So let's start. तो शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर से. ब्लड प्रेशर ये क्या है? ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन दैट मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल्स डिजीज एसोसिएटेड विथ. मतलब जो ओल्ड पेशेंट अपना कंप्लेन लेके आते हैं, पेशेंट जो होते हैं कुछ बीमारी हो जाता है तो उनका जो मोस्ट कॉमनली डिजीज एसोसिएटेड होता है वो ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है. क्योंकि जो मोस्ट कॉमनली कंप्लेन होता है उनका हेडेक होता है, सर दुखता है. तो ये सर दुखता जो बोलते हैं ये मोस्ट कॉमनली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ही होता है. तो ये ब्लड प्रेशर क्या है इसके बारे में जानते हैं. ब्लड प्रेशर जो होता है इट्स ए लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल. मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है उसका एक पर्टिकुलर फोर्स होता है फ्लो करने का, और इस फ्लो से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है शरीर के ब्लड वेसल्स पे उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो इस ब्लड प्रेशर के मोस्ट कॉमन आर्टरी जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ब्राकियल आर्टरी आर्म में. अगर थाई में हम करते हैं तो वो पप्टिडल आर्टरी एसोसिएटेड होता है. आइडल पार्ट कहाँ मेजर करते हैं वो लेफ्ट हैंड होता है. लेफ्ट हैंड क्यों, राइट हैंड क्यों नहीं? जी, अपना जो राइट हैंड होता है वो वर्किंग हैंड होता है. वर्किंग हैंड मतलब उसका जो प्रेशर वगैरह होगा कब ज़्यादा कब कम हम एज्यूम कर नहीं सकते, तो वेरी करता है. लेकिन लेफ्ट हैंड जो होता है मोस्टली अपना नॉन वर्किंग हैंड होता है. तो इसीलिए लेफ्ट हैंड इज़ द बेस्ट पार्ट वेयर यू कैन मेजर द BP. सी और मेजर करने का जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर, और उसके जो कप्स होते हैं उसको बांध के मेजर किया जाता है. आइडल पार्ट बाएं हाथ पे ही यूज़ किया जाता है, बता दिए आपको, और एक ही मेजर नहीं होता. ठीक है, और ये दोनों आर्म्स भी यूज़ किया जाता है. और दोनों का जो डिफरेंस है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों का जो डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट 10 mmHg का प्रेशर जो होता है वो उसका डिफरेंस रहता है. तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड में ही मेजर करते हैं. तो नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर होता है अपने एडल्ट्स में वो 120/80 mmHg. 120 होता है जो हिस्टोलिक BP और डायस्टोलिक BP होता है अपना 80 mmHg. ओल्ड एज में 150/90 को नॉर्मल वैल्यू कहा जाता है. तो मेन चीज़ ये है जब ये वैल्यूज़ बढ़ता है या कम होता है तब प्रॉब्लम शुरू होते हैं, दिक्कतें तब शुरू होती है. अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है मतलब 90/60 के अप्रॉक्स हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन. और इससे क्या होगा, वीकनेस होगा, शरीर में बहुत कमजोरी लगना जैसा फील होगा. ज़्यादा कम होने से आपको चक्कर भी आ सकते हैं. ठीक है, अगर BP मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब 130/90 से ज़्यादा हो रहा है तब उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि हेडेक का मेन कॉज होता है. जैसे कोई भी पेशेंट आपके पास आए हेडेक कंप्लेन लेकर तो समझ जाना शायद ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा. कुछ और कंडीशन हो सकते हैं लेकिन ब्लड प्रेशर उसका प्राइमरी कॉज हो सकता है. और अगर ये BP 180/120 से ज़्यादा होता है तो उसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, जो कि मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होता है. और ये BP का ट्रीटमेंट के लिए एंटी हाइपरटेंसिव जैसे मेडिसिन हम यूज़ करते हैं. फिर बात करेंगे पल्स रेट के बारे में. इसको आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो हार्ट रेट जो होता है अपना तो उसके के बराबरी होता है. मतलब 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, मतलब इक्विवेलेंट होता है, सेम नहीं. तो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है तो उसको हम पल्स रेट बोलेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आपको हार्ट की कंडीशन का पता चल जाएगा कि हार्ट ज़्यादा फंक्शन कर रहा है या नॉर्मल कर रहा है
या फिर इसको कितना करना चाहिए उसके हिसाब से भी कैसा काम कर रहा है। नॉर्मल रेट जो होता है वो 60 to 100 ब्लड बीट्स पर मिनट होता है, और जो एवरेज इसका बोलते हैं हम 72 BPM। अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो इसको हम टाकीकार्डिया कहते हैं, मतलब हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। कार्डियक आउटपुट से ज़्यादा होगा मतलब कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जिसके कारण हार्ट वो वॉल्यूम आउटपुट को मेंटेन करने में या फिर कंपेंसेट करने के लिए फास्ट बीट कर रहा है। अब फास्ट बीट करेगा मतलब क्या, ऑब्वियस की बात है 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर पल्स रेट आपका 60 से कम हो रहा है मतलब हार्ट बहुत स्लो काम कर रहा है, स्लो बीट कर रहा है, कुछ हार्ट में डिफेक्ट होगा जिससे हार्ट का फंक्शनिंग स्लो हो गया है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे आप पल्स रेट इंटरप्रेट कर सकते हैं। पल्स रेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो अपना हार्ट का रेट, रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, वॉल्यूम कैसा है, लो है या हाई है या नॉर्मल है, कैरेक्टर कैसा है फ्लो का, कोई डिले है क्या रेट में बीट में, ये सब को ऐसे आपको डिस्क्राइब करना होता है। आप इसको चेक करने रिस्ट के जस्ट नीचे अपने उंगली से प्रेस करके फील कर सकते हैं, और 1 मिनट में कितनी बार फील हुआ उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पल्स रेट कितना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं SpO2 की ओर। SpO2 मतलब क्या है, ये अपना बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिस्क्राइब करता है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग शरीर का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिस्क्राइब करता है। शरीर को ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, मतलब कि इतना वैल्यू जिससे ज़्यादा बॉडी और एब्जॉर्ब और डिजॉल्व कर नहीं पाता, उससे कम होगा तो प्रॉब्लम, ज़्यादा तो इतना होता ही नहीं नॉर्मली, ठीक है। तो जिसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो अपनी बॉडी में वो 95% अप्रोक्स होता है, ठीक है। SpO2 का नॉर्मल वैल्यू 95 होता है। अगर 95 to 100 हो गया SpO2 मतलब वो बेस्ट होता है, मतलब आपको कोई दिक्कत होगा नहीं रेस्पिरेटरी, जैसे मतलब क्या सांस लेने में ऑक्सीजन कम होना ये सब प्रॉब्लम को होगा नहीं। अगर ये वैल्यू 90 to 93 के अप्रोक्स हो गया मतलब SpO2 आपका फॉल कर रहा है। और अगर 90 से और कम हो गया मतलब वेरी लो कंडीशन है, बहुत कम ऑक्सीजन आपके शरीर में जा रहा है और ये एक सीरियस कंडीशन है, आपको हॉस्पिटल से आने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन इनहेलेशन की या फिर ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होगा। मोस्टली हाई अल्टीट्यूड पे SpO2 लो होता है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। तो इसीलिए जो हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं या फिर नॉर्थ में आप जो जाते हैं, नॉर्थ में जब आप घूमने जाएंगे तो आपको थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में तकलीफ शुरू में होता है, लेकिन जब एक्वेंटेड हो जाते हैं तो कम हो जाता है। इसलिए हाई अल्टीट्यूड पे ब्रेथलेसनेस, फास्ट ब्रीदिंग या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सब प्रॉब्लम होता है। तो SpO2 के नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान मापना। बेसिकली डिफरेंट पर्सन्स हैव देयर ओन बॉडी बिल्ड। किसी के बॉडी गर्म रहता है तो किसी का ठंडा, क्यों? कोई मोटा ज़्यादा होता है तो कोई कम ज़्यादा, कोई पतला होता है तो कम पतला। तो उस हिसाब से क्या है, तो शरीर का जो तापमान है तो वेरी करता है। तो ये सब शरीर के हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म एक होता है ब्लड फ्लो का, जो कि हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसके हिसाब से या फिर बॉडी के एक्वेंटेंसी पे डिपेंड करता है। तो मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जिससे आप मेजर करते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। तो 36.1 to 37.2 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल मानते हैं, जो कि अपना फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस में 36.1 to 37.2 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट पे मापे तो 96.8 to 99.5 डिग्री इक्विवेलेंट होता है। अगर ये वैल्यू बढ़ता है या फिर मोर देन 37 होता है तो उसको हम फेब्रल कंडीशन बोलते हैं, बुखार कहा जाता है। टेम्परेचर अगर 41.1 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। अगर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। थ्रू आउट द बॉडी शरीर का टेम्परेचर चेंज होता है, पर अर्ली मॉर्निंग के टाइम लोएस्ट रहता है। टेम्परेचर मेजर करने का आइडियल साइट है ओरल, रेक्टल और एक्जिला, और टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। देन रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग का वैल्यू, 1 मिनट में कितने बार आप ब्रीथ किए, बोथ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, आपको कितना करना चाहिए। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारा जो होता है वो 14 to 18 पर मिनट्स होता है एडल्ट्स में, और बच्चों में ये 40 to 50 पर मिनट्स। 30 अप्रोक्स भी हो सकता है। ब्रीदिंग टाइप जो है वो आइदर वेसिकुलर और ब्रोंकियल होता है। वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स एल्वियोली से जो ब्रीदिंग है उसको बोलते हैं वेसिकुलर, और ब्रोंकियल मतलब जो ब्रोंकाई से जो ब्रीदिंग होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल।
रेस्पिरेशन का जो मूवमेंट होता है वो आइदर थोराको एब्डोमिनल या फिर एब्डोमिनल थोरासिस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है। अगर लंग्स को कोई डिजीज़ होता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसीजर हैम्पर होता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, जिसको हम ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग को डिस्निया कहते हैं, और रेट जब 20 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको टैकिपनिया, और जब 12 से कम होता है एडल्ट में तो उसको ब्रेडिपनिया कहते हैं। देन कम्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मतलब खून में चीनी की मात्रा, ब्लड में शुगर कितना लेवल है, शुगर का लेवल क्या है ब्लड में। एक नॉर्मल वैल्यू होता है जो कि ब्लड शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू रहता है, उससे ज़्यादा या कम होने से प्रॉब्लम शुरू होता है। नॉर्मल वैल्यू जब ब्लड इन आरबीएस, जिसको हम आरबीएस बोलते हैं, वो लेस देन 150 होना चाहिए। जब आप रेंडमली खून में शुगर का वैल्यू चेक करते हैं इरेस्पेक्टिव मतलब किसी भी टाइम पर मेजर करते हैं, उसको हम आरबीएस बोलते हैं। तो वो जो नॉर्मल वैल्यू होता है उसका अपना लेस देन 140 होता है। एफ मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब मॉर्निंग के टाइम बिना खाना खाए अगर आप ब्लड शुगर चेक करेंगे उसको हम एफ बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, और उसका जो वैल्यू होता है इन बिटवीन 65 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर अपना पीपीबीएस मतलब पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, मतलब आप खाना खाने के कुछ देर बाद 1 घंटा या फिर 2 घंटे बाद अगर हम ब्लड शुगर मेजर करें उसको हम पीपीबीएस पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है 70 to 140 के बीच में लाई करता है। और ये सब वैल्यू से अगर बढ़ रहा है, अगर ये सब वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है अगर ब्लड शुगर, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि अपना नॉर्मल सिंपल सी भाषा में आप डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर ये सब वैल्यू से कम हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दोनों के दोनों कंडीशंस मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस हैं, हॉस्पिटलाइज होकर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होता है। हाइपरग्लाइसीमिया जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, और इसको जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है लोगों में, तो इसके लिए हम एंटी डायबिटिक ड्रग यूज़ करते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर हम इंसुलिन का ट्रीटमेंट भी देते हैं। शुगर को अवॉइड करने की जो ज़रूरी है, और हाइपोग्लाइसीमिया में आपको शुगर खाने की ही ज़रूरी है। ग्लूकोज या डेक्सट्रोज सलाइन लेना भी पड़ सकता है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में। तो ये सब इतना बेसिस है ब्लड शुगर के बारे में। देन कम्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ ब्लड वैल्यूज़। ये तो सभी लोगों को जानना चाहिए, आपके शरीर में खून कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये नॉर्मल वैल्यू क्या है, एबनॉर्मल वैल्यू क्या है, ये तो सबको जानने की ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये ज़्यादा मतलब है कितना वैल्यू और कितना, तो शरीर में खून की अमाउंट जो होता है मेल में वो 5 to 6 लीटर होता है नॉर्मली, और फीमेल में 4.5 to 5.5 लीटर। तो ये ब्लड होता है क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम इंडिविजुअल को जानना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन होता है ब्लड का, मतलब खून क्या क्या चीज़ों से मिलके बनता है। तो रेड ब्लड सेल, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये चारों कंपोनेंट मिलकर अपना खून बनाते हैं। तो इसका जो नॉर्मल होता है, जब ब्लड ब्लीडिंग टाइम, मतलब अगर खून एक बार हो गया तो वो कितनी देर तक खून बहता जाएगा, एक टाइम होता है, उसके बाद खून बंद हो जाता है ना बहना, तो वो अपना 2 to 7 मिनट्स होता है। क्लॉटिंग टाइम मतलब खून क्लॉट होने में टाइम कितना लगेगा, तो वो अपना 8 to 15 मिनट्स। तो ये सब क्या है, ब्लड डिजीज़ और आप ब्लड कैंसर के बारे में सुने होंगे, इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, जस्ट एक ग्लिम्स तक जाएंगे। तो ये सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आएगा अपना RBC काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट। मेल में 5.5 मिलियंस पर mm की वो अप्रोक्स होते हैं, और फीमेल में 4.5 मिलियंस। तो ये RBC होता क्या है, इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन RBC का होता है अपना सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ऑक्सीजन लंग्स से लेकर टिश्यू तक पहुंचाने में जो काम करता है वो खूब RBC करता है। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। मतलब ऑक्सीजन लंग्स से जाएगा, उसके लिए हेल्प करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से होकर लंग्स तक जाएगा। क्यों, लंग्स से होते अपना खून को फिल्टर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो RBC प्रोसेसिंग होता है वो सब। और क्या है अपना बफरिंग एक्शन कहते हैं उसको। मतलब क्या, जो pH होता है ब्लड का मेंटेन करने को बफरिंग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ज़्यादा बेसिक भी नहीं होगा, ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होगा। और क्या काम है इसका, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। RBC के सरफेस पे एक एंटीजन होता है, और जो कि एंटीबॉडी से मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे क्या होगा, अपना ब्लड ग्रुपिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जो नॉर्मल वैल्यूज हैं उससे अगर ज़्यादा RBC काउंट हो जाता है तो शरीर में, तो उसको आप पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और अगर कम होता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो ये सब RBC और RBC के काउंट के बारे में था। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन पार्ट होता है RBC का। अभी हम जो पहले RBC के बारे में
जाने तो आरबीसी का एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर में इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसका नॉर्मल वैल्यू में रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर इसका वैल्यू कम होता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। सी एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड जो है उतना ज़्यादा हेल्दी आरबीसी नहीं मिल पाता, हीमोग्लोबिन में मात्रा कम हो जाता है तो इसको हम एनीमिया बोलते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है शरीर में ऑर्गन टू ऑर्गन से, आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का कम हो रहा है तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो उतना कम हो जाएगा, ठीक है, उतना सफिशिएंट हो नहीं पाएगा। फिर ऑर्गन्स में जो इस्कीमिक वगैरह होता है, खून की कमी मतलब उसको इस्कीमिया बोलते हैं, ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसको इस्कीमिक डिजीज वगैरह हो सकता है। नॉर्मली जो वैल्यू है एनीमिया का, अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 13 हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया मेन में, और ओमेन में अगर लेस देन 12 हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू होता है हीमोग्लोबिन का वो मेल में 13.5 टू 7.5 होता है और फीमेल का 12.5 टू 15.5 होता है। ये अपना हीमोग्लोबिन। WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल का काउंट। WBC यानी कि लिकोसाइट्स, इसको हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं, जिनका काम होता है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स वगैरह अटैक करता है शरीर में तो उसको डिस्ट्रॉय करना या फिर इसको इनएक्टिवेट करके ख़त्म करना WBC का काम होता है। WBC का कंपोजिशन होता है वो कुछ डिफरेंट सेल्स बनाता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये जो 5 सेल्स है ब्लड सेल्स, तो इसे WBC इसको कहते हैं। तो इससे अपना कंप्लीट WBC वाइट ब्लड सेल बनता है। सबका फंक्शन जो होता है और स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, सबका जो इंडिविजुअल्स अमाउंट है उसका भी टोटल के हिसाब से WBC माना जाता है। तो नॉर्मल जो टोटल WBC काउंट होता है अपने शरीर में वो होता है 4000 से 11000, और अगर 11000 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। साइमल्टेनियसली अगर न्यूट्रोफिल का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, और न्यूट्रोफिल का अगर कम हो रहा है वैल्यू तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। तो ये बाकी सबके लिए भी सेम होता है। देन कम्स प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, इसका काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका काम है ब्लड का क्लॉट बनाना और कंटिन्यूस ब्लीडिंग को रोकना। तो फॉर्म क्लॉट और टू स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग। ओके, तो नॉर्मल वैल्यूज इन आवर बॉडी इज 1.5 टू 4 लाख। तो प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच। अगर वैल्यू कम हो रहा है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि ब्लड का क्लॉट होने में प्रॉब्लम होता है। जब खून बहेगा शरीर से कुछ कारण के पश्चात तब क्लॉट बनने में दिक्कत होगी, और इससे क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लड बहता रहेगा और फाइनली खून की अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि ये पेशेंट शॉक में चला जाएगा। और जब प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स का वैल्यू बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथेमिया। इससे क्या होगा, ब्लड का जो क्लॉट होता है नॉर्मल उससे ज़्यादा हो जाएगा, जो नॉर्मल क्लॉट का साइज होता है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो वगैरह को रोकेगा। अगर साइज बड़ा हो जाएगा क्लॉट तो वो क्या करे, किसी फ्लो को रोकेगा, तो जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो हैम्पर होगा, ब्लॉक होगा और सीरियस कंडीशन वगैरह होकर हॉस्पिटल आपको होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करें ब्लड इंडिसेस के बारे में। ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिससे आरबीसीज हो या हीमोग्लोबिन उसका साइज, शेप, अमाउंट, वॉल्यूम को इंटरव्यू करने में हेल्प करता है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। 3 मेन इंडिसेस हैं अपना, MCV, MCH, MCHC। MCV मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCHC मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। तो ये सब होता क्या है, MCH मतलब एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल आरबीसी, एक सिंगल नॉर्मल आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसको होता है MCV बोलते हैं। उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 70 टू 90 माइक्रोन। अगर इसको हम नॉर्मोसाइटी बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा या कम हो रहा है, ज़्यादा होगा तो माइक्रोसाइटी बोलेंगे, कम होगा तो ज़्यादा होगा तो माक्रोसाइटी, कम होगा तो माइक्रोसाइटी बोलेंगे। MCH मतलब एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, नॉर्मली 27 टू 32 पिकोग्राम होता है। MCH क्या होता है, एक कंसंट्रेशन होता है हीमोग्लोबिन का एक आरबीसी में, मतलब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेसिंग इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ 1 आरबीसी। तो इसका जो वैल्यू होता है नॉर्मली 30 टू 38% होता है। नेक्स्ट इज अबाउट लिपिड प्रोफाइल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टॉफ है जिसको सब कुछ चिंता रहती है। वो कहते हैं ना कि अब कितने फैट हो, कितने मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है एटसेट्रा। तो लिपिड प्रोफाइल का कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो सीरम कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो कि नॉर्मली 130 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में होता है। सीरम ट्राइग्लिसराइड 80 टू 170,
HDL cholesterol 40 to 60, LDL cholesterol less than 100 and VLDL cholesterol less than 40। तो ये अपना नॉर्मल वैल्यूज़। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू नॉर्मल होता है 130 to 200। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कम हो रहा है मतलब कोलेस्ट्रॉल कम है, लो कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल। इंपॉर्टेंस ये है कि लिपिड प्रोफाइल में इन सब चीज़ों का वैल्यूज़ खून या सीरम से ज़्यादा होना इंडिकेट करता है इसका रिस्की डिजीज है। सी अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है मतलब बहुत रिस्की कंडीशन है, जैसे कि अपना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पैनक्रियाटाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड अदर ब्लड डिजीजेस। और ये से बहुत सारे रिस्की डिजीज हैं जो कि एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल से इंडिकेट होता है। तो लिपिड प्रोफाइल का वैल्यूज नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी होता है। देन कम्स BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर का मास का वेट का इंडेक्स। फार्मूला है वेट इन kg पर हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्विटलेक्स इंडेक्स। तो रेंज वैल्यू जो होता है BMI का, अगर लेस देन 18.5 है तो इसको हम बोलते हैं अंडर वेट, अगर 18.5 to 25 के बीच में तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और अगर 25.1 to 29.9 के बीच में उसको बोलते हैं ओवरवेट, और अगर मोर देन 30 है तो उसको बोलते हैं ओबीज। मतलब कि जो BMI है अपना कितना फैट है, आप वेट के हिसाब से आप नॉर्मल हो कि ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाई BMI इज ए रिस्क टू हेल्थ लाइक एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल बिकॉज इट कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कुछ कैंसर्स लाइक कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। क्योंकि मोटा होना किसी को पसंद नहीं होता, सब अपने चिंता रहते हैं, सबको फिट और हेल्दी रहना है, तो इसलिए। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ये सब वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत है इसका इंपॉर्टेंस। मतलब अगर नॉर्मल लेंस सोडियम का देखा जाए तो 135 to 145 है, पोटासियम का 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, कैल्शियम का 1.1 to 1.4, क्लोराइड का 102 to 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ईच आयन्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन रेगुलेटिंग फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखिए जितना भी अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है सबका इंपॉर्टेंस होता है, इसका कम होने से वीकनेस होगा, बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स है, वो हम अभी डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो जैसे सोडियम का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे, कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया। पोटासियम जैसे बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया, कम होगा तो हाइपोकैलेमिया। ऐसे कैल्शियम का भी अगर कम हो रहा है तो हाइपोकैल्शियमिया, बढ़ेगा तो हाइपरकैल्शियमिया। अगर ये सब हेल्थ के एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो समझ जाना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसको कहते हैं। पोटासियम और कैल्शियम वैल्यूज़ की कमी को हम टिटानी भी कहते हैं, और ये इमरजेंसी इंटरवेंशन होता है, और इसके लिए हॉस्पिटलाइज होकर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। And lastly, some remaining important serum parameters that everybody must know. The normal values range of all, starting from serum protein, it is 6 to 8 gram per deciliter, serum albumin 3.5 to 5 gram per deciliter, urea 15 to 40 and creatinine 0.6 to 1.1। ये सबका नॉर्मल वैल्यूज होना ज़्यादा जरूरी है। सी अगर सीरम क्रिएटिनिन इंपॉर्टेंस ये है, किडनी डिजीज़ के अगर प्रोग्रेस को हम जान सकते हैं यूरिया क्रिएटिनिन से। अगर इसका वैल्यू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम सीकेडी या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज बोल सकते हैं, या फिर कुछ अदर किडनी डिजीज हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। यूरिक एसिड 3.5 to 7.2 इसका नॉर्मल वैल्यू, 3.5 to 7.2। इससे अगर ज़्यादा वैल्यू हो रहा है तो इसको हम गाउट बोलते हैं, जो कि जिससे क्या होगा, एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, प्रॉक्सिमल बोन स्वेलिंग एंड पेन वगैरह रहता है। HbA1c जो डायबिटीज़ एनालिसिस करने में हेल्प करता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 4.5 to 6%। ASO इसका वैल्यू होता है लेस देन 200। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन इसका वैल्यू होता है लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। इन्फेक्शन का स्प्रेडनेस को जानने के लिए हम CRP, ESR ये सब यूज़ करते हैं। ज़्यादा है मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट है। RA फैक्टर, रिमेटॉइड फैक्टर, इसका वैल्यू होता है अपना लेस देन 14। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है मतलब रिमेटिक है, मतलब रिमेटिक आर्थराइटिस वगैरह कंडीशन एसोसिएटेड है। So that's all for today's guys, some common and important medical basics that every individual must know. Thank you for watching. Keep watching our videos. Don't forget to like, share the video and subscribe the channel. Make MBBS easy. Thank you all.